हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज 9 मार्च 2024 और ये आपका मैथ का 12th क्लास का जो मैथ्स का पेपर हुआ है उसका ये सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 के मैं सारे एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा बेटा। तो पहले हम ले रहे हैं सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसका आंसर क्या होगा बेटा, देखिएगा। देखिए भाई, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका, इसमें देखो एक स्केलर मैट्रिक्स दे रखा है और आप लोग जानते हैं जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, जिसके डायगोनल में जो एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सब जीरो जीरो होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेटा ए और डी की वैल्यू भी 5 5 होगी, डायगोनल में एलिमेंट सारे सेम होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसमें ए की वैल्यू 5 मिल गई, डी की वैल्यू हमें 5 मिल गई। इवन बी और सी ये क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो ये आपके जीरो जीरो रहेंगे। ठीक है भाई, इसने वैल्यू पूछी है ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी प्लस 4 डी। इन सभी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू 5 प्लस ये बी की वैल्यू 0 हो जाएगी और प्लस 3 सी की वैल्यू भी अगेन 0 एंड प्लस 4 एंड डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू 5। तो ये आपका हो जाएगा 20 एंड 5 कितना हो जाएगा 25 और बाकी ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भाई 25 एंड 25 आपका क्या आंसर होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो ए इनवर्स दे रखा है 1/7 2 1 -3 2, ये बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स निकालो, मतलब किस मैट्रिक्स का इनवर्स ये आया था। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बेटा बी आंसर है और आप देखिएगा बेटा बी का अगर आप इनवर्स निकालेंगे ना, तो ये जो आएगा, जो ए मैट्रिक्स जो बी ऑप्शन में दे रखी है 2 3 -1 एंड 2 जो दे रखा है। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है, तो भाई आप चेक करो, देखो इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा, ये ए मैट्रिक्स है आपका, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस इनका मल्टीप्लाई माइनस का 3 मतलब प्लस का 7 आ गया। और इनवर्स निकालने का एक मैंने शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बता रखा है, 1/7। आपने क्या करना होता है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी होती है। ठीक है, 2 एंड 2, और इन दोनों के हमें साइन चेंज करने होते हैं, तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा। तो देखो यही इसका इनवर्स आ रखा है। ठीक है ना, तो बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसने ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसने आगे बोला 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, आई का मतलब तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, पता है अपने को। ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए स्क्वायर ए क्यूब, जरा इनकी वैल्यू निकाले तो क्या आएगा। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो बेटा, अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ए मैट्रिक्स की ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 माइनस का 4 1 माइनस का 2, और इसी मैट्रिक्स का सेम इसी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन रूल होता है बेटा आपका, रो की कॉलम से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 जब 4 एंड माइनस का 4, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 एंड माइनस का 2। ये अब थर्ड सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 एंड इसका करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। और इसका जब थर्ड सेकंड कॉलम से करेंगे तो माइनस का 4 एंड प्लस का 4। तो ये तो सारे के सारे जो बन रहे हैं बेटा आपके जीरो बन रहे हैं, जीरो 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 जीरो, मतलब कि ए स्क्वायर जो है आपका क्या कहते हैं, ये मैट्रिक्स बन रहा है आपका, क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। अगर हम सिमिलरली ए क्यूब निकालें, ये ए की पावर 4 निकालें, ए क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर आपका जीरो मैट्रिक्स बन चुका है, तो जीरो मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो बेटा जीरो ही बनेगा। तो ये तो सारे ये ए स्क्वायर से जो ए क्यूब जो आगे तक चल रहे हैं, डेश 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 जो दे रखा है, ये तो सारा जीरो हो जाएगा। बस बचेगा क्या अपने पास, आई माइनस का ए। तो आई की अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एंड माइनस ए मैट्रिक्स ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 2 माइनस का 4 1 माइनस का 2। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो मैट्रिक्स बनेगी हमारी 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस माइनस 4 मतलब प्लस का 4 एंड 1 माइनस माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आना चाहिए और ये आंसर है इसका ए में। ठीक है भाई, ये ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन, जो आपको फोर्थ क्वेश्चन इसने दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दे रखा है जो कि 3 के ऑर्डर की है। इसने बोला कि ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आपको निकालना है। तो ठीक है भाई, तो निकालते हैं। पहले एक काम करते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, जो ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। और डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट रो को लेके चलते हैं। तो इसका ये 2, ठीक है, एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है -2, इसका कॉलम और रो इसका हाइड करेंगे तो ये आपका बचेगा 2 3 1 एंड माइनस का 1। इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। इनका मल्टीप्लाई 2 -1 का मल्टीप्लाई -2 एंड माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई जो कि 3 आ जाएगा। एंड ये आपका हो जाएगा भाई माइनस का 2 एंड माइनस का 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 हो जाएगा प्लस का। तो ए का डिटरमिनेंट जो आ गया भाई 10 आ गया। आगे बात करें, हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है भाई, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का डिटरमिनेंट निकालना है। इनको ब्रेक कर दो, ए का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट,
और ए का जो डिटर्मिनेंट है भाई अभी 10 निकला है, और एडजॉइंट ए आपको मालूम है क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन होती है, और n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 3 कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, मतलब 10 इंटू ए का डिटर्मिनेंट 10 है और ये आपका आ जाएगा 3 - 1 करेंगे तो 2, मतलब ये तो 1000 आ गया इस हिसाब से, ठीक है भाई। तो 1000 बन गया भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर इसका होगा उस हिसाब से। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देख भाई फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन में बोलता है कि ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, 1x और एक मैट्रिक्स और दे रखी है 2 डी ऑर्डर की 4 - 2 0 0। ये कह रहा है इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जो है 0 के इक्वल है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 एंड माइनस का 2x। इसका जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा, इजगल टू 0, और ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनी है इसी ऑर्डर में इसको भी बना दो, ठीक है, रो मैट्रिक्स है ये। अच्छा, इसका पहला एलिमेंट जीरो के इक्वल होगा, 4 - 2x इजकल टू 0, तो -2x इजकल टू 4 इधर का माइनस का हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 4/2, इट मीन्स की 2, इसका आंसर होगा प्लस का 2, मतलब सी आंसर है इसका, ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो सिक्स क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है कि भाई हमें डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x का डेरिवेटिव करना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, e की पावर x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है भाई। मैं लिख भी देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको u लेट कर लूँ, इसको v लेट कर लूँ, तो भाई हमें क्या निकालना है, du dv निकालना है, ठीक है भाई। तो u इजगल टू क्या है भाई, e की पावर 2x है, इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये du अपॉन में dx हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव a की पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा। वही फर्दर आप v का भी डेरिवेटिव करो, v इजगल टू क्या है भाई ex, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dv अपॉन में dx इजगल टू ex ही रहेगा। तो भाई इसका आगे फर्दर इसका आंसर लिख सकते हैं, du की जो वैल्यू है वो आई है भाई 2 e की पावर 2x, और नीचे क्या है a की पावर x। आपको मालूम है बेटा डिवाइड में पावरें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ए की पावर 2x है, नीचे ए की पावर x है, तो पावर माइनस करेंगे तो ए की पावर 2x माइनस x करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 इंटू ए की पावर x। तो ये कौन सा आंसर है, ये आपका आंसर है बी आंसर, तो मतलब बी आंसर इसका आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेवंथ क्वेश्चन है बेटा, ये देखिए सेवंथ क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन गिवन बिलो इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसमें बोलते हैं x इक्वल टू 0 पे फंक्शन ऑलरेडी कंटीन्यूअस है। तो एक काम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा भाई, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का, और यहाँ पे देखो फंक्शन दो दे रखे हैं, एक तो दे रखा है एट x इज नॉट इक्वल टू 0, और एक x इक्वल टू 0। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस सिचुएशन में यहीं पर ही होगा, ऊपर वाले में नॉट इक्वल टू 0 में, तो फंक्शन अपना यही चलेगा, अंडर रूट में 4 प्लस एक्स माइनस 2 एन अपॉन में क्या है भाई x। लिमिट यहाँ पे 0 रख नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनाना हमें। तो अपने को क्या करना है भाई, इसका रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये जो ऊपर वाला टर्म्स है ना, इसी का रेशनलाइज करेंगे, तो इसका साइन चेंज करके बीच में -2 है ना, तो +2 करके ऊपर नीचे भाई मल्टीप्लाई करने का अपने को। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस b² वाली, a² माइनस b² वाली, जो कि क्या होती है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होती है, आप लोग जानते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का, इसका ये आ जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, एन अपॉन में x, और साथ में अंडर रूट में भाई 4 प्लस एक्स एंड प्लस का ये 2 बचा हुआ है। इसको आगे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का, ये स्क्वायर से रूट कटेगा, तो ये हो जाएगा भाई 4 प्लस एक्स, इवन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड अपॉन में ये क्या है भाई x, और अंडर ब्रैकेट अंडर रूट में 4 प्लस एक्स एंड प्लस का 2, ये भाई 4 से 4 कट गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, ऊपर नीचे x भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई, x भी कैंसिल कर दो, यहाँ 1 बचा ऊपर। तो अब लिमिट रख के सोल्व कर दो, ऊपर 1 है और नीचे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 4 बचेगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और ये 2 ये भी दे रखा है प्लस में, तो 2 तो 4, मतलब 1/4 इसका आंसर होगा। तो सेवंथ क्वेश्चन का 1/4 इट मीन्स की बी आंसर है इसका, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, सी और dx अपॉन में अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। भाई 9 को मैं क्या 3 का स्क्वायर लिख दूं, चलेगा। अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, कौन सा वाला, dx अपॉन में अंडर रूट में स्पेशल फॉर्म लेंगे, a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होता है साइन इनवर्स x बाई a होता है, प्लस c। तो बेटा ये आपका हो जाएगा भाई साइन इनवर्स x बाई a की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 9 था उसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है भाई। एंड यहाँ पे लिमिट रखनी है 0 to 3, तो पहले 3 रखेंगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 3/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0/3 0 हो जाएगा। साइन की किस एंगल वैल्यू 1 होती है पाई बाई 2 पे, और ये 0 पे होती है, तो आंसर कुल मिला के फाइनली पाई बाई 2 आ गया।
तो π/2 इट मीन्स कि सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसने बोला द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जो कि x dy प्लस वाई डी एक्स इजकल टू जीरो रखा है। एक काम करेंगे, x dy इजकल टू ये वाई डी एक्स प्लस का उधर रखे माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, वेरिएबल सेपरेबल कर लो, y अपॉन में आ जाएगा, माइनस ये डी एक्स और ये x अपॉन में आ जाएगा। बहुत सारे इंटीग्रेशन करेंगे, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन भाई log y हो जाएगा, इजकल टू माइनस का ही कितना हो जाएगा भाई log x हो जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। log x को इधर बुला लो, तो ये आपका log y प्लस का log x एन इक्वल टू में c। दो log प्लस में तो बेटा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, कौन सा वाला, log m इंटू एन वाला, जो कि क्या होता है log m प्लस log n होता है। हम कह सकते हैं दो log अगर प्लस में तो सिंगल log के साथ लिखा जा सकता है, m और n की मल्टीप्लाई करेंगे, m n की जगह यहाँ पे y और x दे रखा है, तो मतलब x y लिख दो गुणा में, इक्वल टू c। और आप लोग c को चाहे तो log c भी लिख सकते हैं, रहेगा तो कांस्टेंट ही ना, c का मतलब कांस्टेंट, c को चाहे log c लिख लो, क्या दिक्कत है, रहेगा तो कांस्टेंट ही। तो log से log कट गया बहुत साइड, तो ये आपका एक्स वाई इजगल टू क्या आ गया, c आ गया। एक्स वाई इजगल टू सी, ऐसा कोई ऑप्शन है, एक्स वाई इजगल टू सी, हाँ जी ए ऑप्शन है, इसका आंसर ए होगा। अगर हम 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसने बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखिए, एक्स प्लस 2y² एंड यहाँ पर क्या है dy अपॉन में dx है इज इक्वल टू में y है। ठीक है भाई, तो अब एक काम करते हैं, ये x प्लस 2y² और ये y इधर अपॉन में आ जाएगा, ये इधर dy dx उधर चले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, dx ऊपर गया dy नीचे आ गया, ये dx अपॉन dy वाली फॉर्म बनेगी। x इनको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका x अपॉन y, जो कि ये बनेगा आपका 2y² अपॉन में y करेंगे तो 2y बचेगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, ये आपका dx अपॉन में dy है। ठीक है भाई, तो dx अपॉन में dy है, इसके साथ ये x वाला टर्म आ जाएगा, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का x अपॉन वाई, इक्वल टू में इधर 2y लिख दो या इधर लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे तो जो हमारी ये वो वाली फॉर्म बनती है, कौन सी, dx अपॉन में dy वाली, प्लस का यहाँ पे बनता था भाई px और इज इक्वल टू में q, ये दूसरी वाली फॉर्म है ना। इसमें p की वैल्यू आप कंपेयर करेंगे तो माइनस का 1/y मिल गया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकालेंगे तो e की पावर p का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है भाई, y के रिस्पेक्ट में, तो भाई ये आपका आ जाएगा e की पावर p बोले तो माइनस बाहर निकाल दो, 1 अपॉन वाई है, dy आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस, ये आपका आ जाएगा भाई log y। ठीक है, पावर माइनस में होती है तो बेटा प्लस में करने के लिए इसे अपन में ले आते हैं, e की पावर log y। और आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा log y, है ना, और आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा ये e की पावर log m क्या होता है, ये m ही होता है, m की जगह y है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फार्मूला, e की पावर log m इज इक्वल टू होता है भाई m। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई है कोई ऑप्शन, जी हाँ डी ऑप्शन है इसका, डी इसका राइट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट कि इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है भाई 1 और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है भाई 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है भाई √3। इसने बोला कि एंगल निकालना है आपको, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा हमारा cos इनवर्स, जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 2a वेक्टर, ठीक है भाई, डॉट माइनस बी वेक्टर एंड अपॉन में ये आपका देगा 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले ये 2a वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर का वो निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 2a डॉट बी कुछ ऐसा बनेगा, और a डॉट बी की वैल्यू √3 है, तो माइनस का 2√3 आ गया बेटा। और अगर हम बात करें 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो जो कि 2 इंटू 1 मतलब 2 आ गया, और b माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है आपका बेटा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, जो कि 2 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा भाई कॉस इनवर्स, इनका डॉट प्रोडक्ट आया भाई माइनस का 2√3 और 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका आ गया 2, 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, ये आपका बचा भाई कॉस इनवर्स माइनस का √3/2, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। कॉस के किस एंगल पे वैल्यू √3/2 होती है, ये होती है भाई 30 पे, 30 का मतलब π/6 होता है, माइनस में आ रहा है, इसका रेंज माइनस में होता नहीं, तो आगे पाई लगाएंगे और इसका सॉल्यूशन बनेगा 5π/6, तो मतलब 5π/6 बोले तो सी इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिप्रेजेंट्स द साइड ऑफ, ये जो तीन वेक्टर दे रखे हैं ये किस किस साइड से ये बोल रहा है,
कि क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड से, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की साइड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड है, या राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से। तो भाई इन तीनों का मैग्नीट्यूड तो निकालना पड़ेगा, क्या है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए वेक्टर का, तो ये आपका आ जाएगा भाई 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर 4 5 6, मतलब रूट 6 आ जाएगा ये। बी वेक्टर की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्ट करूँ, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9 एंड -5 का स्क्वायर 25, जो कि कितना हो जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 35। और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये निकलेगा आपका -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 4 का स्क्वायर अगेन 16, जो कि कितना हो जाएगा, ये 16 32 एंड 41। तो भाई ये आपका बन रहा है, आपका राइट ट्रायंगल बन रहा है। देखो ना, पाइथागोरस लगाएंगे तो सभी का स्क्वायर करेंगे, और अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ इनका, तो बेटा इनका स्क्वायर करूंगा तो 6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 35 आ जाएगा, इनका स्क्वायर करूंगा तो 41 आ जाएगा। इन दोनों का सम 41 बन रहा है ना। तो हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये अदर टू साइड्स हो गई जिनके स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर बैठ रहा है। तो ये आपका राइट ट्रायंगल है, तो इसका आंसर हो गया भाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दे रखा है भाई आपको 13 क्वेश्चन। इसने बोला लेट ए वेक्टर बी एनी वेक्टर सच दैट कि इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है ए, ठीक है भाई। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी है आपकी, आपको वैल्यू निकालनी है भाई इसकी, ए वेक्टर क्रॉस आयोटा, मतलब आई सॉरी, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इनका भी है जे के साथ और के साथ भी है। एक काम करते हैं, पहले मैं इनकी वैल्यू निकालता हूँ, है ना। आप एक काम करें, ए वेक्टर को ना आप क्या मान के चले, मान लो लेट ए वेक्टर को मैंने मान लिया भाई, ए वेक्टर मैंने मान लिया एक्स वाई जेड की फॉर्म में मान लेता हूँ, है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है भाई। तो ये बताओ जरा इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो बन जाएगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा इस हिसाब से अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको निकालने के लिए मैंने क्या करना है, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई से, ठीक है भाई। तो आप जानते हैं फर्स्ट रो में आई जे के आएगा, सेकंड रो में आपके ए वेक्टर के एलिमेंट्स आ जाएंगे डायरेक्शन रेशो एक्स वाई और जेड, और आई है यहाँ पे, आई के साथ जेके नहीं है तो जेके वाला 0 0 मान लेंगे, यहाँ पर ये आई का एक आ जाएगा, है ना, इसका डायरेक्शन रेशो एक आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा बेटा, ये एक प्रकार का डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट में एक काम करते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, 1 को लेकर, ये थर्ड रो को लेकर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे 0 0, इसको तो ये तो 0 ही आएंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 को लेकर चलते हैं, इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे आपके, जे के वाई एंड जेड, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा जेड वाई एंड इनका माइनस इनका मल्टीप्लाई वाई के आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ए वेक्टर की आई के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आई वाला एलिमेंट नहीं आया आपका, है ना, आई वाला एलिमेंट नहीं आया, ठीक है। साथ में एक काम करते हैं, इनका ना हम वो भी निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इनका स्क्वायर, इनके डायरेक्शन रेशियो जो है जेड का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। साथ में स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर चाहिए होता हमें, स्क्वायर करेंगे तो भाई स्क्वायर से रूट कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा भाई जेड का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब आप देखिएगा, या इसको आप ऐसे लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और ए वेक्टर क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये आया है। अच्छा, तो सिमिलरली आप समझ जाओगे, इसका अगर ए वेक्टर का जे वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ जाएगा। भाई आई था तो आई वाला एलिमेंट आया नहीं, आई वाला एलिमेंट क्या था, आई वाला एलिमेंट आपने क्या माना था, एक्स वाई और जेड आए थे। तो अब जे वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, वाई वाला, वाई वाले को छोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा इसका आंसर। ऐसी ए वेक्टर क्रॉस आई के साथ भी इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है, तो आपने क्या करना है, तो ये के वाला छोड़ दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। हमें एक्चुअली क्या करना है, इन सभी का सम करना है ना, इन सभी का सम करना है, तो सम कर दो भाई, इनका सम जो आएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर 2 बार है, वाई स्क्वायर 2 बार है, जेड स्क्वायर 2 बार है, तो ये आपके आ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर, 2 आप कॉमन ले लो, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये देखो, अगर मैं यहाँ ये ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकाला था, इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, और ये आ जाएगा फिर आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वो ए के बराबर है, तो ये ए रख दिया, मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर है तो ए पे स्क्वायर आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर इसका आंसर होगा, मतलब जो कि है बी आंसर, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा 14 क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
तो 14 क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। भाई वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा मुझे जरा ये बताओ डायरेक्शन रेशो नहीं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वाई एक्सिस के। अगर हम वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, तो वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के हिसाब से। तो अल्फा बोले तो भाई जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस के 90 डिग्री होती है, परपेंडिकुलर होती है। वाई एक्सिस खुद के 0 डिग्री का एंगल बनाती है और जो जेड एक्सिस होती है 90 डिग्री के। तो भाई ये आपका आ जाएगा क्या है, वन नहीं 0 1 एंड 0। डायरेक्शन कोसाइंस इसी को लेके चलेंगे, डायरेक्शन रेशियो तो हम निकाल नहीं सकते, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशंस क्या होती है भाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होती है। ए पॉइंट होता है हमारा ये रहा आई माइनस का जे और के वाला तो 0 है उसे हटाओ प्लस लैम्डा। बी वेक्टर में क्या आ जाएंगे डायरेक्शन, ये कोसाइंस दे रखे हैं इससे ले लेंगे। तो आई वाला 0 है, के वाला 0 है, बस जे वाला आ जाएगा, मतलब जे ही आ जाएगा। तो ऐसा कोई आंसर बन रहा है आई माइनस जे प्लस लैम्डा जे, ये आपका बी आंसर बन रहा है। ठीक है भाई, ये इसका आंसर होगा। 15 की अगर हम बात करें तो भाई देखो 15 में इसने बोला है कि ये दो लाइंस है और ये परपेंडिकुलर है और आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई जो पहली इक्वेशन है हमारी जनरल इक्वेशन, हमारी जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए इजकल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी इजकल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी, ये होती है ना। तो इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो भाई। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, एक्स को पहले लिखेंगे प्लस का तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और जो माइनस कॉमन लेंगे ना बेटा तो एक्स माइनस वन बनेगा, और जो माइनस कॉमन लिया उसको नीचे दिखा दिया इस गल्डू, ये तो ठीक है भाई अपनी जगह, इवन ये भी ठीक है अपनी जगह फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यहाँ पे चेक कर लो, तो एक्स अकेला होना चाहिए, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन लेंगे, ठीक है भाई 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचेगा आपका एक्स माइनस 3/2 और अपॉन में 2 दे रखा है, 2 भी 2 से 2 कट गया। इधर वाई ये ठीक है माइनस का 1, इधर जेड माइनस 4 अपॉन में 7, ये भी ठीक है भाई सेकंड इक्वेशन से। ये दो लाइन जो परपेंडिकुलर होती है इनके जो बी वेक्टर होते हैं उनका डॉट डॉट जीरो के इक्वल होता है ना भाई। कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट डॉट जीरो के इक्वल होता है। तो भाई जो बी वेक्टर जो डायरेक्शन रेशियो है फर्स्ट लाइन में आप ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को 0 के इक्वल रखना है। तो a1 a2 ये रहे, तो -2 का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2p आ जाएगा, 3 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, 1 का 7 से करेंगे तो +7 आ जाएगा इक्वल टू 0, माइनस का 2p, ये 7 माइनस 3 प्लस का 4 बचेगा, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 4, माइनस से माइनस कटा, p की वैल्यू 2 आ जाएगी भाई, 2 डिवाइड में जाएगा 4 को काटेगा तो 2 आ जाएगा। तो ऐसा कोई आंसर आ रहा है भाई, 2 आंसर आ गया भाई, सी आंसर है इसका। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जेड इजकल टू 4x प्लस वाई दे रखा है और आपके फिजिबल रीजन ये डायग्राम ऑलरेडी बना के दे रखा है। कॉर्नर पॉइंट को देखेंगे ए बी सी, ठीक है भाई। अगर हम 0 को लेके चलेंगे तो बेटा ये 0 0 आ जाएगा और 0 कहीं पर भी नहीं दे रखा है आंसर में, है ना। तो आपने क्या करना है, ए बी सी 3 पॉइंटों को ही लेके चलना होगा, ठीक है भाई। तो ये जो जेड की इक्वेशन है आपकी 4x प्लस वाई, इसी में ही रख के देखना है। तो ए पॉइंट जो है आपका यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 50 है, रखेंगे तो z की वैल्यू इस पर आ जाएगी 50, है ना भाई। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा 4x तो। अब b पॉइंट की बात करें जो कि 20 30 है, तो 20 30 रख के देखेंगे तो 4x की वैल्यू 20 प्लस y की वैल्यू 30, ये कितना हो जाएगा 80 और 30 110 आ जाएगा। एंड c पर जो है वो 30 0 है, तो जरा रखते हैं z की इक्वेशन क्या बनेगी 4 इंटू 30, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब 120, मतलब 120 ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 120 इसका आंसर आ गया मैक्सिमम, इट मीन्स कि इसका सी आंसर हो गया। एंड अब बात कर रहे हैं 17 क्वेश्चंस की। 17 क्वेश्चन में इसने बोला वही द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स दे रखा है, ठीक है, वेयर के इज सम अननोन कांस्टेंट दे रखा है, के कांस्टेंट है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में, ये एक्स है और उसकी प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू 2, 2 पे बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो पहले हम करेंगे क्या कहते हैं, के की वैल्यू निकालेंगे। आप लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है टोटल वो कितना होता है भाई, वो होता है 1, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो 1 होता है। इन सभी को ऐड करो, पहले के वाले को जोड़ दो, या 0.1 एंड 0.1 कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, प्लस 2 के ये कितना हो जाएगा भाई 4 के हो जाएगा इज इक्वल टू 1, एंड 4 के इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 जो कि कितना हो जाएगा 0.8, एंड 4 अपॉन में आएगा, यहाँ के आ गया 4 से इसको काट दिया, 4 2 जा 8, इट मीन्स की 0.2 आ जाएगा। 0.2 के की वैल्यू आ गई। 2 पर क्या वैल्यू आई, 2 पर हम देखें तो 2 के आ रहा है ना। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है एक्स इक्वल टू 2 पे, तो जो कि 2 के है, तो 2 के है तो भाई के की वैल्यू रख देंगे 0.2, और जो कि कितना बनेगा ये बन जाएगा 0.4, और 0.4 अच्छा रेशो में रखा है
तो डेसिमल हटाएंगे जीरो आ जाएगी, एक जीरो, टू से डिवाइड करो, टू टू जा टू फाइव जा, मतलब इसका आंसर है क्या 2/5। एंड 2/5 17 का 2/5 इट मीन की बी इसका आंसर है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द फंक्शन एफ एक्स आपको दे रखा है, बोल रहा है कि फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग फॉर, मतलब के की किस वैल्यू पर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा। तो जरा 18 क्वेश्चन पे ये हमारा जो फंक्शन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टाइम तो डेरिवेटिव करना ही पड़ता है। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा क्या कहते हैं, के एक्स का के हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, अब एक्स की वैल्यू इसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा, बस ये बोल रहा है कि के की वैल्यू क्या रखे। आपको मालूम है कि जो cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0। वो अगर क्वाड्रेंट में जाए तो -1 भी हो सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो 1 होती है, अगर 1 रख लिया यहाँ पर माइनस, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, के की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, तभी पॉजिटिव आएगा भाई, पॉजिटिव बनेगा तभी तो इंक्रीजिंग बनेगा ना। तो मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ए हो गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 क्वेश्चन। देखिए भाई 18 क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, ये बोलता है असर्शन में दे रखा है भाई द रिलेशन आर, ये दे रखा है एक्स और वाई, और एक्स प्लस वाई इज ए प्राइम नंबर, एक्स और वाई को जोड़ने पर एक प्राइम नंबर बनेगा, और एक्स और वाई दोनों ही एन को बिलोंग्स कर रहे हैं, इट मीन्स की एन का मतलब है यहाँ पे नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, अच्छा ये बोल रहा है इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के केस में हमने दोनों सेम नंबर रखने होते हैं, पता है ना आप लोगों को, ए कोमा ए मान लिया है ना, और कोई भी दो नंबर सेम रखेंगे जो कि नेचुरल नंबर है, और उन किसी भी दो नंबर को, सेम नंबर को आप ऐड करोगे तो बेटा प्राइम नंबर नहीं बनेगा, और जब वो प्राइम नंबर नहीं बनेगा तो बेटा ये आपका ये इस रिलेशन को बिलोंग्स कर ही नहीं रहा है, तो मतलब वो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, तो इट मीन्स की इसका जो असर्शन है वो ठीक है, असर्शन ठीक है। अब जरा रीजन की बात करें तो रीजन में इसने बोला था नंबर 2n इज कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर, बिल्कुल ठीक कहा इसने कि भाई जो कंपोजिट नंबर होते हैं ये वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, तो आप 2 में किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इवन नंबर ही बनेगा, एन का मतलब कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है ना, नेचुरल नंबर बोला है, तो किसी भी नेचुरल नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करोगे इवन नंबर बनेगा, और हर इवन नंबर तो कंपोजिट नंबर नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर सपोज मैं एन की वैल्यू बेटा, अगर मैं एन की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो ये 2n मतलब ये बनेगा 2 इंटू वन इक्वल टू, ये तो आपका इवन नंबर है और साथ में ये प्राइम नंबर भी है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर नहीं है, तो कंपोजिट नंबर नहीं है तो ये गलत हो गया रीजन। ठीक है, तो रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, तो असर्शन ठीक है और रीजन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी, इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। अब हम 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन में बेटा देखो आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसने बोला द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी आर शोन बिलो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अकर्स एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। ओके, ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये अनबाउंडेड एक बाउंडेड रीजन आपको दे रखा है जिसमें पी क्यू आर एस ये चार कॉर्नर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। इसने बोला द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी हैविंग बाउंडेड फिजिबल रीजन मस्ट अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है भाई, तो इसने बोला कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं एलएलपी के, मतलब एलपीपी के जो भी मतलब मैक्सिमाइज वैल्यू या मिनिमाइज वैल्यू जो निकलती है वो हैविंग बाउंडेड फिजिबल रीजन, और अगर बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे ही निकलती है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू, तो इसका मतलब कि भाई आर की वैल्यू रीजन की वैल्यू तो ठीक है। अच्छा, और साथ में इसने बोला यहाँ पे ए पॉइंट हमने असर्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्या बोलता है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी आर शोन बिलो, नीचे दे रखा है, और इसने बोला द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, अच्छा बाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो यहाँ पर तो भाई जो जेड की वैल्यू जो निकलेगी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी अकर्स एट इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट तो होते ही नहीं, फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। अनबाउंडेड के केस में एक बार को कह सकता था इनफाइनाइट, तो ये आपका गलत हो गया, तो इसका मतलब कि आपका आर ही ठीक है रीजन, तो 20 में अगर रीजन ठीक है तो इसका आंसर हो गया भाई डी, डी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, देखो भाई स्टार्ट करते हैं, ये सेट नंबर 2 में जो क्वेश्चन है जो डिफरेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के, उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, इसमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसे बोला सी आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे देन द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, तो वैल्यू निकाल देते हैं, क्या आंसर आता है इसको भी जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई, सेट नंबर 2 का चल रहा है, और इसने बोला कि A21C11 प्लस A22C12 प्लस A23 एंड C13,
तो देखो बेटा 2 1 जो एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो आपका 2 है 1 है। और C11 जो पहला एलिमेंट है उसको कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर आपका ये आ जाएगा 3204, ठीक है भाई। और प्लस A22 कौन सा एलिमेंट है, 3 है आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम में। और A12 का जो एलिमेंट कोफैक्टर बनेगा वो आपका बनेगा डिटरमिनेंट 1524। और क्योंकि ये ओड है तो साइन चेंज कर दो भाई, माइनस लगा दो, माइनस कर दो इसको, यहाँ पे साइन चेंज कर दो। एंड प्लस A23 कौन सा एलिमेंट है भाई, 2 है। और C13 की अगर हम बात करें तो 13 का जो कोफैक्टर निकालेंगे इसका कॉलम इसका प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 1530। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, 1 इसका सोल्व करेंगे तो 12 माइनस का 0 माइनस 3 इसको सोल्व करेंगे 4 माइनस 10 आ जाएगा। प्लस 2 इसको सोल्व करते हैं तो 0 माइनस 15 आ जाएगा। 12 बचा, 12 बन जा 12, ये माइनस का 6 6 3 जा 18 होता है भाई, प्लस का 18 आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा, मतलब आंसर 0 आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर बी हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसने ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोलता है कि ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस का 5i इक्वल टू 0 है तो के की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है भाई, के की वैल्यू निकालते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, ए मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3 4 का 1 3 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपका बन जाएगा, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 9, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 12, फिर सेकंड रो की करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12, एंड फिर इसकी से करेंगे तो 9 प्लस 16 आ जाएगा। तो मतलब फाइनली जो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है 10 15 15 एंड 25, ठीक है। आगे इसने बोला भाई ए स्क्वायर माइनस का के ए है ना भाई, और माइनस का 5i इक्वल टू 0 दे रखा है। तो ए स्क्वायर आपका दे रखा है भाई 10 15 15 एंड 25 माइनस का जो ए मैट्रिक्स है उसमें के से मल्टीप्लाई कर दो जरा भाई, तो ये आ जाएगा के 3 के एंड 4 के आ जाएगा, ठीक है भाई। माइनस का 5 5 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 के ऑर्डर में 1 0 0 1 होता है, मालूम है डायगोनल में 1 1 होता है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई, जीरो मैट्रिक्स चलती है, ठीक है। तो पहली वाली मैट्रिक्स और दूसरी वाली मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये वाली मैट्रिक्स माइनस की उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो चलो भाई करो, 10 में से 5 गए कितने बचेंगे 5, 15 में से 0 जाएंगे 15 15, और ये 15 में से 0 जाएंगे 15, 25 में से 5 गए तो 20, और ये आपका आ जाएगा भाई के 3 के एंड 4 के। जरा देखो कंपेयर करो तो के की वैल्यू 5 आ रही है, के की वैल्यू 5 आ रही है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करो, 5 का 3 टाइम्स करो तो 15 आ गया, 4 टाइम्स करो 40 आ गया, 3 टाइम्स करो 15, तो मतलब के का वैल्यू 5 आ गया, 20 का आंसर हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भाई देखो नाइन्थ क्वेश्चन में इसने बोला ई की पावर एक्स स्क्वायर फिर वाई है इक्वल टू सी, डी वाई डी एक्स निकालना है तो निकाल देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं भाई, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्सपोनेंशियल तो भैया एज इट इज रहेगा, ई एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट हो गया, वाई सेकंड हो गया, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का करेंगे तो भाई डी वाई डी एक्स आ जाएगा, एंड प्लस अब के वाई एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इक्वल टू में सी है तो सी तो भाई 0 हो जाएगा, है ना, सी कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका 0। ओके, और ये जो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई में ये भी डिवाइड में जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। तो ये आपका हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स बचेगा, और ये जो प्लस का वाई 2x है ये उधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x वाई ऐसे लिख सकते हैं भाई इसको, इक्वल टू में, और आपका ये डिवाइड एक्स कितना बन जाएगा, माइनस का 2x वाई और अपॉन में ये एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया तो आंसर आ गया माइनस का 2y अपॉन में एक्स। क्या ऐसा कोई आंसर है माइनस का 2y अपॉन एक्स, यस बी इसका आंसर है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी दैट मेक्स द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ये फंक्शन आपको दे रखा है कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर। ओके, तो कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली बेटा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल्स होगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 4 पे चलेगा, माइनस मतलब कि वो फंक्शन लेना वेयर एक्स इज लेस देन 4, तो मतलब ऊपर वाला फंक्शन लेंगे जो कि एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। आप बिंदास एक्स की वैल्यू 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 16 माइनस सी का स्क्वायर। एंड राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 4 प्लस का, हमें नीचे वाला फंक्शन लेंगे वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 4, सी एक्स प्लस का 20, एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4c प्लस का 20, ठीक है भाई। और दोनों को इक्वल रख दो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ विल बी इक्वल, एंड 16 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c, और प्लस का ये 20 इनको उधर ले आओ,
तो माइनस का सी स्क्वायर को पहले लिख लो, 4c इधर आके माइनस का हो जाएगा, 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 16 ऑलरेडी है, माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सी स्क्वायर माइनस का 4c माइनस का सी स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। और ये सबके साइन चेंज कर दो तो सी स्क्वायर प्लस का 4c एंड प्लस का 4, ये आपका बनेगा c प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है भाई, स्क्वायर उधर आके रूट चढ़ेगा तो मतलब c प्लस 2 की वैल्यू 0 ही आएगी, मतलब c की वैल्यू आ गई कुल मिला के माइनस का 2। ठीक है भाई, c की वैल्यू -2, इसका आंसर हुआ ए। एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो एट्थ क्वेश्चन में यहाँ पर आपका लिमिट दे रखा है -1 से 1 मॉडुलस x से dx है। तो भाई ये आपका आ गया प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन, मॉडुलस वाला। और यहाँ पर लिमिट लेंगे -1 से 1 और x को 0 के इक्वल रखेंगे तो भाई x की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है भाई, अगर मॉडुलस हटाएंगे तो x है ना, लेकिन इस वाली रेंज में, इस वाली 0 से -1 की रेंज में ये सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। ठीक है, तो और मॉडुलस का मतलब होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहे तो इसलिए माइनस लगा लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर तो प्लस एक्स ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई देन इसका आंसर बनेगा, लिमिट बनेगी तो -1 से 0 माइनस एक्स, माइनस को इधर ले लिया dx एंड प्लस यहाँ पे 0 to 1 लिमिट रहेगी, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट रखेंगे -1 से 0 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर भी लिमिट रखेंगे 0 to 1। ठीक है भाई, चलिए भाई इसको सोल्व करें, कितना आएगा, माइनस का 0 रखेंगे तो 0 आएगा, एंड माइनस जब दूसरी लिमिट लगाएंगे तो माइनस लगाते हैं, -1 रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस का 1 ही आएगा, 1/2 ही रहेगा, प्लस जब 1 रखेंगे 1/2, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब ये प्लस का माइनस माइनस प्लस का 1/2 एंड प्लस का 1/2, हाफ एंड हाफ 1 हो जाएगा। तो इसका आठवें का आंसर आ रहा है 1। तो 1 इट मीन्स कि सी आंसर। एंड बेटा नाइन्थ क्वेश्चन में इसने बोला है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, तो ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये कितने होंगे, और वही पार्टिकुलर सॉल्यूशन में 0 होते हैं। ठीक है, अगर इस जनरल सॉल्यूशन की बात करता तो जितनी बार डेरिवेटिव किया गया उतने ही कांस्टेंट होते, तो इसका आंसर होता 1, क्योंकि डिवाइड एक्स मतलब एक ही बार डेरिवेटिव किया गया। चलिए आगे बात करते हैं, आगे इसमें एक 14 क्वेश्चन और है। ठीक है, बाकी सब सेट 1 के जैसा ही था। तो 14 क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक वेक्टर है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इज वो क्या होगा इनमें से। तो अब आपको मालूम है एक वेक्टर है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन में जो वेक्टर होता है वो लैम्डा के साथ वाला होता है। तो अब आपको एक ऐसा वेक्टर पहचानना है जिसका भाई परपेंडिकुलर, तो उन दोनों वेक्टर का डॉट डॉट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिएगा मैंने शायद देखा था, तो ये बी इसका आंसर है। तो आई प्लस 3j प्लस 5k और ये 3i माइनस जे, इन दोनों का डॉट डॉट करेंगे तो 0 आएगा, 3 एंड -3 0 हो जाएगा, 5 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे k वाला है ही नहीं तो 0 मानेंगे। बाकी और किसी के साथ भी डॉट डॉट 0 नहीं बन रहा था, तो इसका बी आंसर होगा। तो ये लो भाई, ये भी खत्म। ठीक है, सेट नंबर 2 थर्ड। देख भाई सेट नंबर 3 है, सेट नंबर 3 का फिफ्थ क्वेश्चन है जो डिफरेंट है, जो किसी भी सेट में नहीं था। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। इसमें ए और बी दो सेट दे रखे हैं और बोल रहा है ए बी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ए बी का जो प्रोडक्ट करेंगे तो आई बनेगा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, तो भाई इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी 5वें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए और बी का इज इक्वल टू प्रोडक्ट आई है। तो ए मैट्रिक्स 1 0 3 -1 2 माइनस का 2 2 -3 4, और बी मैट्रिक्स है आपका 1/3 है, इसको आगे लिख दो। ठीक है भाई, तो माइनस का 2 9 6 0 2 1 1 -3 लैम्डा, और इक्वल टू में आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो आप लैम्डा पे फोकस करो। और फर्स्ट मैट्रिक्स का तो भाई रो लेते हैं और थर्ड मैट्रिक्स से क्या लेते हैं, कॉलम। आप एक काम करो, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में 0 बनना चाहिए। तो देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 बनेगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 का -3 से करेंगे तो 3 1 3 -1 प्लस हो जाएगा, 2 की लैम्डा से करेंगे 2 लैम्डा। ठीक है, और डिवाइड में 3 3 देखो सबके डिवाइड में चलेगा, है ना, सभी के डिवाइड में आएगा, और इक्वल टू में क्या बनेगा भाई 0, 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 प्लस 2 लैम्डा बचेगा इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा की वैल्यू 5 इधर आकर माइनस का 2 बटे में आ जाएगा, माइनस का 5/2। ओहो कुछ गड़बड़ है। हाँ भाई देखिए क्या था, देखो इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी क्या, कि जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे बेटा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, -1 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा।
ठीक है, 2 की लैम्डा से गुणा करेंगे 2 लैम्डा आ जाएगा, ये 1/3 चल ही रहा है 1/3। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सबको 1/3 से डिवाइड भी करना होगा, तो यहाँ भी हमने ले लिया। ठीक है, अच्छा 3 का इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, 1 एंड 3 4 प्लस 2 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी भाई, ये 4 उधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4/2 इट मीन्स माइनस का 2, और माइनस का 2 इसका आंसर होगा भाई पांचवें क्वेश्चन का माइनस का 2। ठीक है भाई, अच्छा 6 क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है, डेरिवेटिव कर रहा है आपका एक्स स्क्वायर का, वो भी एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, है ना। इस वाले को हम यू मान लेते हैं, इस वाले को हम वी मान लेते हैं। तो यू, तो मतलब कि हमें यू का डिफरेंशिएशन करना है वी के रिस्पेक्ट में, इट मीन्स कि आपको क्या निकालना होगा, डी यू अपॉन में डी वी। ठीक है भाई, तो चलिए u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डी यू अपॉन में डी एक्स आएगा, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। ठीक है भाई, v इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डी वी डी एक्स आ जाएगा जो कि 3x स्क्वायर बनेगा। तो डी यू पहले, तो डी यू वाला, डी यू डी एक्स वाला ऊपर आ जाएगा, एंड डी वी डी एक्स वाला नीचे आ जाएगा, 3x स्क्वायर, एक एक्स कट जाएगा तो 2/3x आ जाएगा, और 2/3x इसका ए आंसर हो गया। ठीक है भाई, 7th क्वेश्चन अभी होल्ड पे कर रहा हूँ, थोड़ा लेंथी जाएगा, इसको मैं बाद में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 9, बाकी क्वेश्चन देखते हैं फिर बाद में लास्ट में 7 पे आएंगे। तो बेटा देखो जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में इसने बोला है कि आपको इंटीग्रेशन करना है, 0 to पाई लिमिट है, और ये आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा बाई 3 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है भाई, और इसका इंटीग्रेशन करने से पहले tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि भाई tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका होता है भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, तो ये 0 to पाई लिमिट एज इट इज, ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा की जगह थीटा/3 रखा है क्वेश्चन में, माइनस का 1। आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है भाई tan थीटा/3, और थीटा/3 का डेरिवेटिव करेंगे 1/3 आएगा, वो नीचे लिखेंगे 1/3, ऊपर जाके 3 हो जाएगा, और 1 का आ जाएगा आपका x। ओहो, थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो थीटा आएगा भाई, और यहाँ लिमिट रखेंगे 0 to पाई। तो बेटा जब 0 to पाई लिमिट रखेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जब पाई रखेंगे तो ये 3 और ये tan π/3 बनेगा, और माइनस पाई आ जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हटाओ इसको सोल्व करो। tan π/3 मतलब tan 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है भाई, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, माइनस का पाई, 3√3 अब माइनस पाई, ऐसा कोई आंसर है? जी हाँ, आंसर है बी आंसर, इसका बी आंसर है। अब आता है भाई 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोल रखा है इसने, 9th क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इधर रखी है, और ये आपकी dy dx वाली फॉर्म दे रखी है, dy अपॉन में dx इज प्लस 2/x, और साथ में y है इक्वल टू में 0 है। ये आपकी कौन सी फॉर्म है, ये dy अपॉन में dx प्लस px इज इक्वल टू q वाली फॉर्म है। यहाँ पे कंपेयर करो तो p की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, है ना भाई, पी वाई होता है, y के साथ p है, तो p y के साथ यहाँ पे 2/x है, तो 2/x आ गया। ठीक है, तो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालना होता है वो e और p का इंटीग्रेशन करना होता है, p है 2/x, तो भाई आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 log x आ जाएगा, और a की पावर 2x है तो 2 जो है पीछे पावर में चला जाएगा, a की पावर log हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा, log m की पावर n वाला, जो कि क्या होता है n log m। ठीक है भाई, नंबर अगर आगे है तो पीछे पावर में चला जाएगा, और आपने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है, a की पावर log m, जो कि क्या होता है, ठीक है भाई, तो m की जगह कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर है भाई एक्स स्क्वायर, इट मीन्स कि इसका आंसर है बी। चलो 10th क्वेश्चन की बात करें, 10th नहीं करना है तो कर चुके, फर्स्ट सेट में था, अब हम बात करते हैं 14 की। 14th क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन में इसने बोला है भाई देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे 14 क्वेश्चन को। देखिए बेटा जो 14 क्वेश्चन है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट की रखी है और पैरेलल है इसके, तो कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, तो ये लो जी भाई, कार्टेशियन इक्वेशन जो होती है आप लोग जानते होंगे बेटा कि x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस का y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c होता है। तो आपको जो ये पॉइंट दे रखा है, ये तो आपका x1 y1 z1 की जगह आ जाएगा, और ये जो जिस लाइन की इक्वेशन निकाली वो इस लाइन के पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके बी वेक्टर जो होते हैं वो सेम होते हैं, आपको मालूम ही है। ठीक है भाई, तो x माइनस x1 पॉइंट क्या है आपका, ये
इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आई माइनस जे को तो 1 - 1 आ जाएगा और के वाला 0 है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, डायरेक्शन रेशियो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई माइनस का 1 एंड अपॉन में बी की वैल्यू यहाँ पे आई जे वाला क्या -1, डायरेक्शन रेशियो जेड माइनस ये 0 है Z1, और आपका के वाला यहाँ पे है भी नहीं तो 0 मानेंगे, तो ये आपका जाएगा x-1/2 इक्वल टू ये y+1/-1 इज इक्वल टू 7, -0 जेड हो जाएगा अपॉन में 0। क्या ऐसा कोई आंसर है? ये आपका आंसर आ रहा है x-1/2, ये आपका हो गया भाई बी आंसर हो गया इसका, इसका आंसर आ गया बी। ठीक है भाई, एंड बाकी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब आते हैं उस वाले क्वेश्चंस पे जो मैं 7th क्वेश्चन की बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन जो है इसमें फंक्शन जो आपको दे रखा है वो है मॉडुलस x प्लस अंडर मॉडुलस x-2। डिफरेंशिएबल भी पूछ रहा है और कंटिन्यूस भी पूछ रहा है कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है नहीं है, किस पे है किस पे नहीं है। तो देखो भाई, हम एक रेंज बनाते हैं इंटरवल्स की, -∞ टू इन्फाइनाइट लेते हैं, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब जरा देखो ये जो x है इस इंटरवल में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो आगे माइनस रहेगा, लगा देंगे क्योंकि मॉडुलस अब ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस वाले इंटरवल में ये क्या रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे भाई। तो माइनस से इसको और कैसे लिख सकते हैं, -x प्लस का 2, इट मीन्स ये माइनस का 2x और प्लस का 2, ये फंक्शन बनेगा इसमें। इस वाले की बात करें तो ये x, इस वाले ये पॉजिटिव नंबर है सारे, तो प्लस का ही रहेगा, लेकिन ये इसमें क्या रहेगा, 1 रख दिया तो ये माइनस का आएगा, तो माइनस लगा देंगे मॉडुलस हटाते ही। ठीक है भाई, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, ये x -x प्लस का 2, मतलब x कटेगा तो ये 2 आ जाएगा इसमें। इसमें बात करें ये x तो पॉजिटिव है ही, और x-2 भी पॉजिटिव रहेगा, दो से बड़े नंबर रखेंगे पॉजिटिव ही आंसर आएगा, तो यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है, x-2, तो मतलब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, ये 2x माइनस का 2। तो यहाँ पर आपके तीन तीन फंक्शन बन रहे हैं भाई, फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू दो तीन तीन फंक्शन आ रहे हैं, तो माइनस का 2x प्लस का 2 आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब आपने x की वैल्यू क्या रखनी है, इफ x इज लेस देन 0, और अगर हम ये 2 कब आ रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 है। ठीक है भाई, अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे तो भी ये क्या रहेगा, ये मैच कर जाएगा, तो इक्वल टू लगा सकते हैं। अगला नेक्स्ट फंक्शन है 2x माइनस का 2, इफ यहाँ पर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू भी 2 चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो 0 और 2 पे चेक करते हैं। पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में चेक कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। एट x इजकल टू 0 पे बात करें तो भाई अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन जो आएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस वेयर x इज लेस देन 0, तो ये माइनस का 2x प्लस का 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा भाई ओनली 2। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और कांस्टेंट है तो 2 ही रहेगा, है ना, x आई नहीं जो 0 रखेंगे। और एट x इजकल टू हम 2 की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो फंक्शन ये दोनों बराबर है तो बेटा कंटिन्यूस है 0 पे, और ये लिमिट x टेंस टू कितना आ जाएगा भाई 2 माइनस का वेयर x इज लेस देन 2, तो ये 2 आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 2 ही रहेगा। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो यहाँ पर क्या है भाई, ये वाला लिया जाएगा 2x माइनस 2, और जब 2 रखेंगे तो ये भी 2 ही आएगा, ये भी बराबर आ रहा है, तो कंटिन्यूस तो है डेफिनेटली। तो कंटिन्यूस कहाँ कहाँ पर है, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, भाई ए भी आंसर हो सकता है, कंटिन्यूस बट नॉट कंटिन्यूस ये तो है ही नहीं पी, और कंटिन्यूस ठीक है नाइदर कंटिन्यूस। अब इनका आंसर है भाई ए और सी में से, ए और सी में कंटिन्यूस तो दोनों पे आ ही रहा है। ठीक है भाई, दोनों पे कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 ओनली, तो यहाँ पे 0 पे इसने बोला केवल 0 पे चेक कर रहा है, जबकि 0 और 2 दोनों पे ये कंटिन्यूस है, और डिफरेंशिएबल जरा चेक करना पड़ेगा भाई हमको। चलिए भाई डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, तो यहाँ पर एट x इजकल टू 0 पे ही चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि क्या हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंस टू होता है यहाँ पर, और यहाँ पे a की वैल्यू 0 आएगी, माइनस h एंड माइनस का f 0 आएगा, है ना भाई, अपॉन माइनस h, मतलब फाइनली ये बन रहा है आपका लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का h और माइनस का ये f 0 और अपॉन में माइनस का h। तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा,
वेयर एक्स इज लेस देन जीरो ये आ रहा है आपका माइनस का 2x प्लस का 2। तो चलो अब बात करते हैं एक बार, माइनस एच रखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस एच रखेंगे माइनस टू, माइनस एच रखेंगे प्लस का 2, तो ये आपका आ जाएगा भाई 2h प्लस का एंड 2। और जब जीरो रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस टू इंटू जीरो एंड प्लस का 2, इट मीन्स की 2 आ जाएगा। तो बेटा देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका बन गया लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ माइनस एच पे जो आ रहा है 2h प्लस 2 और जीरो पे 2 आ रहा है एंड अपॉन में क्या है भाई माइनस एच, 2 से 2 कट गया, h से h कटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, ये आ रहा माइनस का 2। ठीक है भाई, और राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात करें तो ये आपका आ रहा है लिमिट h टेंस टू जीरो और यहाँ पर आ जाएगा f जीरो प्लस h है ना, तो मतलब h ही बचेगा एंड माइनस का f जीरो एंड अपॉन में प्लस h आएगा। फंक्शन कौन सा लेगा, वी आर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो कांस्टेंट फंक्शन आएगा, तो इसी फंक्शन में रखेंगे एफ एच की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 2 ही रहेगी और एफ जीरो की वैल्यू क्या रहेगी, ये भी 2 ही रहेगी। ठीक है भाई, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एच पे 2 माइनस 2 एंड अपॉन में एच, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, जीरो बटे एच जीरो ही रहेगा, तो फाइनली जीरो आ गया। तो भाई जीरो पर ये डिफरेंशिएबल तो है नहीं, क्योंकि ये आपका जो आ रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 आ रहा है और ये आपका जीरो आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा जरा उस पर भी चेक कर लेते हैं इसको, किस पे, 2 पर। अगर हम 2 पर चेक करें तो एट एक्स इजकल टू 2। ठीक है भाई, अगर हम 2 पे चेक कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस एफ टू एंड अपॉन में माइनस एच। ठीक है भाई, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, वी आर एक्स इज लेस देन, वी आर एक्स इज लेस देन, देखो भाई वी आर एक्स इज लेस देन 2, तो ये आपका 2 आएगा, कांस्टेंट फंक्शन आएगा, तो ये 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 माइनस एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 ही रहेगा, इवन 2 पे भी ये क्या रहेगा 2 ही रहेगा, एक्स तो है नहीं जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट, और दोनों की वैल्यू 2 है, ये भी 2 ये भी 2, 2 माइनस 2 जीरो और अपन में कुछ भी जीरो ही रहता है, तो ये तो जीरो आ गया है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इसका जीरो आ रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर बात कर लेते हैं तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस एफ टू एंड अपॉन में प्लस का एच। तो फंक्शन लिया जाएगा वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 2, एक्स इज ग्रेटर देन 2 ये आ रहा है 2x माइनस 2, तो भाई ये आपका आ गया 2x माइनस का 2, और यहाँ पर इसी फंक्शन से वैल्यू निकालेंगे 2, 2 प्लस एच की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 2, 2 प्लस एच माइनस 2, ये आ जाएगा 4 प्लस 2h माइनस का 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 2h। 2 पे वैल्यू निकालते हैं 2 एक्स की वैल्यू 2 एन माइनस का 2, ये आपका 2 आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव ये आपका आ गया भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये वैल्यू आ रही है 2 प्लस 2h और एफ टू पे आ रही है 2 और अपॉन में क्या भाई h, 2 से 2 कटा, h से h कटेगा तो आंसर 2 बचेगा। क्या आ रहा है 2, या जीरो है या 2 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो जीरो, मतलब डिफरेंशिएबल तो ये है ही नहीं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बेटा इसका जो आंसर आ गया वो आपका आंसर आ गया ए, इसका ए आंसर हो गया। कि कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू जीरो और 2 पे। फाइनली फिनिश, तीनों ही सेट के मैंने एमसीक्यू आप लोगों को बता दिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ आगे के क्वेश्चंस।